हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर महबूब खान मुगल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़। आज हम ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ और ज्वालामुखी के कारणों, विश्व वितरण, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियां हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कौन-कौन सी स्थलाकृतियां ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होती है। इससे पहले हमारा एक संदेश कि धरती पर जीवन को बचाना है तो वृक्ष लगाना है, वृक्षारोपण कीजिए। ये हमारा नैतिक दायित्व है। हम धरती को हरा-भरा बनाए रखें, अपने आस-पास वृक्षारोपण कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। तो चलिए आज हम अपने मूल टॉपिक पर पुनः आते हैं और आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के भू-आकार या स्थलाकृतियां। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, ये द्वितीय श्रेणी के उचावचों में शामिल किए जाते हैं। ये उचावच हैं ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, क्योंकि जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियों का निर्माण होता है, खास करके प्राथमिक भू-आकृतियों के ऊपर, उनको हम द्वितीय श्रेणी के उचावच कहते हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां भी द्वितीय श्रेणी के उचावच हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां, इसको हम दो वर्गों में रख सकते हैं। एक बाहरी स्थलाकृतियां और दूसरी आंतरिक स्थलाकृतियां। यानी एक तो लावा का प्रवाह जब धरातल के ऊपर होता है तो उससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उन्हें हम बाहरी स्थलाकृतियां कहते हैं। और जब लावा का प्रवाह या मेग्मा जो है वो ऊपर की ओर प्रवाह होते हुए पृथ्वी के धरातल के नीचे ही, अंदर ही विभिन्न रूपों में शीतल होकर ठोस हो जाए, तो उससे निर्मित स्थलाकृतियां जो है वो आंतरिक स्थलाकृतियां कहलाती हैं। तो दो प्रकार की स्थलाकृतियों का यहाँ निर्माण होता है। एक तो होता है बाहरी स्थलाकृतियां और दूसरा आंतरिक स्थलाकृतियां। तो बाहरी स्थलाकृतियों में कौन-कौन से हैं? लावा डोम, प्लग डोम, लावा प्लग एंड नेक, वोल्केनिक कोन यानी शंकु। इनमें कौन-कौन से हैं? सिंडर कोन, कंपोजिट कोन, पैरासाइट कोन, बेसिक या शील्ड कोन। फिर मिड ओशियन रिज, मध्य महासागरीय कटक, वोल्केनिक आइसलैंड्स, क्रेटर एंड कॉल्डेरा। ये जो स्थलाकृतियां, ये बाहरी स्थलाकृतियां हैं। इस फोटोग्राफ्स में भी आप देख पा रहे हो, इसमें भी दिखाया गया है ये विभिन्न स्थलाकृतियां। तो अगर लावा डोम्स, यहाँ ये देखिए इस चित्र में ये लावा डोम्स दिखाया गया है, गुंबदनुमा आकृति, लावा के प्रवाह से गुंबदनुमा आकृति, ये लावा डोम कहलाता है। और प्लग डोम और जो लावा के क्रेटर में यदि लावा की नली जो है, उस नली में गुंबदनुमा लावा का जमाव होता है तो वो प्लग डोम कहलाता है। ये आप देखिए, ये ज्वालामुखी नेक यानी ज्वालामुखी गर्दन है। और वोल्केनिक कोन की यदि हम बात करें तो ये सिंडर कोन, उसके बाद ये कंपोजिट कोन, कॉल्डेरा, ये कंपोजिट कोन का एग्जांपल, ये शील्ड कोन, ये शील्ड कोन का एग्जांपल, और ये कोल्डेरा का एग्जांपल। तो ये विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां, और ये मध्य अटलांटिक या मध्य महासागरीय कट के हैं, जो कि लावा के प्रवाह की वजह से निर्मित होती हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की बाहरी स्थलाकृति हैं। तो इनमें हम प्रत्येक स्थलाकृति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी स्थलाकृति क्या होती है। तो सबसे पहले है लावा डोम, प्लग और वोल्केनिक नेक। तो सबसे पहले लावा डोम। तो ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर जब लावा का गुंबदाकार जमाव होता है, डोम यानी गुंबद, तो लावा का जब गुंबदाकार जमाव होता है तो वो कहलाता है लावा डोम। यहाँ आप देखिए, ये इस चित्र में दिया गया ये लावा डोम का एग्जाम्पल है। और ये ज्वालामुखी क्रेटर के अंदर भी आप देखिए, ये एक गुंबद का आकार में लावा का जमा हुआ है, ये डोम का एग्जाम्पल है। और यहाँ भी आप देखिए कि लावा के इस क्रेटर में जमाव से एक गुंबदनुमा आकार बना है, ये लावा डोम का एग्जाम्पल है। तो लावा डोम जो होता है वो ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर जब लावा का गुंबदाकार जमा होता है तो वो लावा डोम कहलाता है। कई बार ज्वालामुखी के जो क्रेटर है, उस क्रेटर में, यहाँ इस ज्वालामुखी के क्रेटर में यहाँ पर जो ब्रेशिया है, ब्रेशिया का
जमाव होता है, ब्रेशिया का जमाव जो है वो कहलाता है डायट्रेम। तो उसे हम डायट्रेम के नाम से पुकारते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शिप्राक डायट्रेम है, वो इसी प्रकार है कि क्रेटर के अंदर ज्वालामुखी नली में ब्रेशिया के जमाव से वो निर्मित है। दूसरा होता है प्लग डोम। प्लग डोम क्या होता है? ज्वालामुखी छिद्र के लावा से भर जाने से, यानी ज्वालामुखी छिद्र जो है उसमें लावा आकर जमा हो जाए, लावा भर जाए, वो भी गुंबद के आकार में, तो प्लग डोम कहलाता है। यहाँ आप देखिए कि ये ज्वालामुखी की नली है, ये ऊपर ज्वालामुखी का ये छिद्र है, ये लावा से भर गया, तो निर्मित जो आकृति वो कहलाती है ज्वालामुखी प्लग। यदि इसका जमाव गुंबदनुमा हो तो वो प्लग डोम कहलाता है। बाद में अगर पूरी की पूरी नली, ज्वालामुखी की पूरी नली जो है, ये नली यदि लावा से भर जाए तो वो कहलाता है ज्वालामुखी नेक। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये ज्वालामुखी नेक का एग्जाम्पल है। पूरी की पूरी ज्वालामुखी नली जो है वो यदि लावा से भर जाए तो वो कहलाता है ज्वालामुखी गिरवा या ज्वालामुखी नेक। यदि केवल ज्वालामुखी का जो ऊपरी मुख है, ज्वालामुखी का केवल ऊपरी मुख है, उस मुख पर लावा का जमाव यदि हो जाए तो ऐसा लगता है कि एक बोतल पर लगे हुए ढक्कन के समान वो जमा हो गए, तो उसे कहते हैं डाट या पलग। तो वो ज्वालामुखी डाट या पलग कहलाता है। केवल मुख पर लावा के जमाव से यदि डाट नुमा इस तरह से डाट लग जाए, अवरोध लग जाए, तो वो कहलाता है ज्वालामुखी डाट या पलग। और ज्वालामुखी की नली में यदि ये पलग का आकार जो है ये गुंबदनुमा हो तो वो पलग डोम कहलाता है। और यदि पूरी की पूरी ज्वालामुखी नली है उसमें लावा का जमाव हो जाए, ठोस हो जाए लावा, तो वो कहलाती है ज्वालामुखी गिरवा या ज्वालामुखी नेक। तो इस इन चित्रों के माध्यम से ये आप देख पा रहे हो ज्वालामुखी डोम के बारे में, और ज्वालामुखी नेक और प्लग डोम के बारे में। ये देखिए आप, जो हम बात कर रहे थे ज्वालामुखी नेक के बारे में बात कर रहे थे, इस डायग्राम में आप देखिए ये पूरी की पूरी जो नली है, ये नली लावा से पूर्णतया भर गई है, लावा इस नली में जमा हो गया है, ठोस हो गया है, तो ये कहलाती है ज्वालामुखी नेक। बाद में जब कभी इस शंकु का अपर्दन होता है, इस शंकु का अपक्षय से या अपर्दन से इसका विनाश होता है, तो ये शंकु का बाहरी भाग जो ये कट जाता है, लेकिन ये वॉल्केनिक नेक जो है ये बाहर दिखाई देती है। जैसे कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में डेविस टावर का एक फोटोग्राफ आप नीचे देखिए, ये ज्वालामुखी नेक का एग्जाम्पल है। यानी इसके आसपास का जो शंकु था वो अपर्दित हो गया, वो कट गया, और ये जो लावा से बना हुआ ये जो जमाव है, ये जमाव शेष रह गया, जिसे हम ज्वालामुखी नेक कहते हैं, यानी ज्वालामुखी गिरवा कहा जाता है। इसके बाद है ज्वालामुखी से निर्मित विभिन्न प्रकार के शंकु, यानी कौन, वॉल्केनिक कॉन्स। तो कौन कौन से कौन होते हैं? एक तो है सिंडर कौन। सिंडर कौन क्या होता है कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल, खास करके ज्वालामुखी जो राख, ज्वालामुखी धूल जो है, उनका ज्वालामुखी छिद्र के आसपास जमा होने से, ज्वालामुखी के बारीक कंकड़ पत्थर, ज्वालामुखी धूल राख, इनके ज्वालामुखी के छिद्र के आसपास ढेर आकार में ढेर नुमा जमा होने से निर्मित जो कोन होते हैं, जो शंकु होते हैं, उनको कहते हैं सिंडर कोन, यानी राख शंकु। इनके निर्माण में लावा का योगदान बिल्कुल नहीं होता, यानी ये जो है ये छोटे बड़े कंकड़ पत्थरों और ज्वालामुखी राख और धूल से बनते हैं। इनके निर्माण में लावा नहीं होता। इनका ढाल भी, यानी अंदर की ओर ज्वालामुखी जो क्रेटर है, क्रेटर के अंदर की ओर का ढाल इनका अवतल ढाल होता है, तीव्र ढाल होता है। तो इनका ढाल भी क्या है कि 30 से 45 डिग्री तक का होता है, और इसका बाहरी जो ढाल होता है वो उत्तल ढाल के रूप में, थोड़ा उत्तल ढाल के रूप में होता है। तो ये ढाल 30 से 45 डिग्री तक होता है। ये कम ऊंचे होते हैं और आधार पर चौड़े होते हैं, यानी आधार पर इनमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर दिखेंगे और ऊपर की ओर छोटे कंकड़ पत्थर दिखेंगे। तो ये कम ऊंचे, उनकी ऊंचाई कम होती है, और ये आधार पर, बेस पर इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है। ये चींटियों के ढेर की तरह इकट्ठे होते हैं, चींटियों के ढेर की तरह इनका जमाव होता है, लेकिन इसमें लावा का योगदान नहीं होता। लावा का योग ना होने की वजह से क्या है कि इनका अपर्दन भी शीघ्र होता है, ये जल्दी अपर्दित हो जाते हैं। इस चित्र में आप देखिए, ये सिंडर कोन आपको दिखाया गया है। इस सिंडर कोन में, यानी ये जो आप देख रहे हो, ये इसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स है, यानी कि ज्वालामुखी धूल राख कंकड़ पत्थर इन्हीं का है। ये मैक्सिको की एक परिकटिन जो ज्वालामुखी है उसका शंकु आप देखिए, ये ज्वालामुखी राख शंकु ही है, ज्वालामुखी राख से, धूल से, उनसे बना है ये। तो इस तरह से चींटियों के ढेर के रूप में इकट्ठे होते हैं। दूसरा है कंपोजिट कौन। कंपोजिट कौन जो होता है वो लावा और पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है, इन दोनों के मिश्रण, या यूं कहे कि इन दोनों के परत दर परत जमा होने से निर्मित होते हैं। यानी पहले जैसे ज्वालामुखी उद्गार के दौरान पायरोक्लास्टिक मटेरियल का एक
परत लग गई, उसके ऊपर आकर लावा की परत बिछ गई, तो लावा उसको संगठित कर देता है, फिर उसके ऊपर फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल की परत, फिर लावा की परत। इस तरह से ये लावा और जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है उनके मिश्रित रूप में परत दर परत जमा होने से बनते हैं। इन्हें परतदार शंकु भी कहते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे जो ज्वालामुखी शंकु है वो इसी प्रकार के, यानी वो कंपोजिट प्रकार के ज्वालामुखी शंकु ही हैं। विश्व के सबसे ऊंचे शंकु इसी प्रकार के, जैसे कि एटना हो गया, जैसे कि विशुवियस हो गया, ये इसी प्रकार के ज्वालामुखी शंकु हैं। इनका ढाल भी तीव्र होता है, 30 से 45 डिग्री तक इनका ढाल भी तीव्र है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि कौन कौन से जो शंकु हैं वो परतदार शंकु है या कंपोजिट कौन है, तो उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका में शास्ता, रेनियर, हुड, फिलिपाइन में मेयान, जापान का फ्यूजियामा, इटली में एटना, ये सारे के सारे इसी प्रकार के मिश्रित या यूं कहें कंपोजिट शंकु ही हैं। ये देखिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक डायग्राम के जरिए इसको बताया गया है। ये आप देखिए कि इसमें परतें बनी हुई है, लावा की परत अलग, पायरोक्लास्टिक मटेरियल की अलग, फिर लावा की परत, फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल, फिर लावा की परत। तो इस तरह से इनमें परत दर परत, पायरोक्लास्टिक मटेरियल लावा, फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल, फिर लावा, इस तरह से परत दर परत इनका जमाव होता है। ये माउंट हुड ओरेगन प्रांत में, यूएसए के ओरेगन प्रांत में माउंट हुड का आप देखिए चित्र, ये इसी प्रकार का एक मिश्रित या यूं कहें कि कंपोजिट कोन है। नेक्स्ट तीसरे होते हैं पैरासाइट कोन। ये मिश्रित शंकु जो कंपोजिट कोन होते हैं उन्हीं से ही निर्मित होते हैं। कई बार क्या होता है कि कंपोजिट कोन जो है उस कंपोजिट कोन या कंपोजिट या जो शंकु है उस शंकु की मुख्य नली में फटन हो जाती है, यानी वो फट जाती है। इससे क्या होता है कि उससे कई मुख्य नली से कई उपनलियां जो है वो निकल जाती हैं, यानी उपनलियों का निर्माण हो जाता है। और ये उपनलियां क्या करती है कि मुख्य शंकु पर कई छोटे बड़े शंकुओं का निर्माण कर देती है। क्योंकि ये जो उपनलियां हैं, इन उपनलियों को लावा की आपूर्ति किससे होती है? मुख्य नली से होती है। इसका मतलब कि ये उपनलियां लावा या उपशंकु जो हैं ये लावा के लिए मुख्य नली पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको पैरासाइट कोन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यूएसए में जो शास्त्रीना शंकु है वो माउंट शास्ता पर एक पैरासाइट कोन का ही एग्जांपल है। यहाँ देखिए आप, एक मिश्रित शंकु था यानी कंपोजिट कोन था। ये इसकी मुख्य नली थी, इस मुख्य नली में फटन हो गई, यानी ये फट गई। देखिए एक ब्रांच इसकी यहां से निकल गई, एक ब्रांच इसकी यहां से निकल गई। अब इस स्थिति में देखिए ये जो ब्रांच निकली, इस ब्रांच ने एक नए शंकु का निर्माण कर दिया, लेकिन इसको लावा की आपूर्ति किससे हो रही है? इस मुख्य नली से हो रही है। तो ये कहलाता है पैरासाइट कोन, परिपोषित शंकु या आश्रित शंकु। तो ये आश्रित शंकु जो है ये लावा मुख्य नली से ही प्राप्त करता है। नीचे के चित्र में भी आप देखिए कि इसमें एक दिया हुआ है आपको, ये एक शंकु यहाँ देखिए आप, एक शंकु यहाँ पर बना हुआ है, जबकि एक शंकु ये यहाँ बना हुआ है और एक मुख्य शंकु जो है वो यहाँ बना हुआ है। तो इस एक शंकु पर ये दो अन्य और छोटे शंकु भी इसी पर ही आश्रित हैं। तो ये कहलाता है पैरासाइट कोन। नेक्स्ट है शील्ड कोन। शील्ड कोन जो है वो बेसाल्ट लावा के दूर तक प्रवाह होकर शीतल होने से बनते हैं। यानी लावा पतला होता है जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए लावा दूर तक फैलता है और फैलकर एक कम ऊंचे शंकु का निर्माण करता है। इनका ढाल जो है वो सामान्य होता है, क्योंकि इनकी ऊंचाई कम होती है तो ढाल सामान्य, लेकिन इनका बेस जो होता है वो चौड़ा होता है। ऐसे लावा शंकु को बेसिक या पेटिक लावा शंकु भी कहते हैं। खास करके हवाई द्वीप पर मिलने वाले जो शंकु है वो इसी प्रकार के ही शंकु है, तो इन्हें हवाईयन शंकु भी कहा जा सकता है। ये देखिए आप शील्ड कोन शंकु का ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो लावा जो है नीचे से प्रवाहित होकर दूर तक फैलकर एक सामान्य ढाल वाले शंकु का निर्माण कर रहा है। तो यही कहलाता है बेसिक या पेटिक लावा शंकु या शील्ड कोन। नीचे हवाईयन शील्ड कोन देखिए आप, ये हवाई द्वीप पर मौजूद एक ज्वालामुखी का शंकु है। इसमें भी अगर हम देखें तो इसका स्लोप देखिए सामान्य स्लोप है, सामान्य ढाल है और लावा का प्रवाह भी दूर तक होकर उसका जमाव हुआ है। तो ये शील्ड कोन शंकु होते हैं। नेक्स्ट है लावा पठार और लावा मैदान। लावा का जब दरारी प्रवाह होता है, यानी लावा का प्रवाह जो है या ज्वालामुखी क्रिया जो दो रूपों में होती है, इससे पहले भी हमने बात की थी इस पर। एक तो केंद्रीय मुख द्वारा लावा बाहर की ओर निकलता है, या फिर दरार के रूप में दरार द्वारा लावा बाहर निकलता है। तो जब लावा का दरारी प्रवाह होता है तो उससे क्या है कि लावा दूर तक फैलकर एक पठार नुमा करती या पठार का निर्माण करता है। तो ऐसे बहुत से पठारों के एग्जाम्पल जो है विश्व में मिलते हैं। भारत में यदि बात करें तो दक्कन का पठार, रांची का पठार, छोटा नागपुर पठार, विभिन्न युगों में जो ज्वालामुखी क्रिया हुई थी उन ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा इन पठारों का निर्माण हुआ है।
इसी तरह से यूएसए में कोलंबिया पठार, दक्षिणी अमेरिका में पेटागोनिया पठार, ये इसी प्रकार के लावा पठार के एग्जाम्पल है। यहाँ इस चित्र में भी आप देखिए कि ये दिखाया गया, ये लावा पठार है, प्लेटू, यानी लावा के दरारी प्रवाह से लावा जो है वो दूर तक फैलकर पठारनुमा करती है। इसके नीचे हो सकता है कि दूसरी चट्टानें, उन चट्टानों पर लावा का बिछाव होता गया, उसकी ऊंचाई बढ़ती गई और वो पठार के रूप में आ गया। फिर अगला जो भू आकार है वो होता है मेसा व बूटी। तो जब ये लावा पठार है, इन लावा पठारों या लावा जो मैदान है, उन लावा मैदानों में नदियां क्या करती है, उनके ऊपर से बहते हुए धीरे धीरे उनको पठारों को या मैदानों को काटती जाती है। उससे क्या होता है कि पहले सबसे पहले ऊपर की जो लावा की कठोर परत है वो धीरे धीरे कटती है, फिर उसके नीचे जो मुलायम चट्टानें हैं वो जल्दी से कट जाती है, जिससे ये आकृति बनती है। तो इनमें जो अपरदित बड़े खंड, बड़े आकार के चट्टानी खंड जो होते हैं वो तो कहलाते हैं मेसा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा, यदि इस डायग्राम की हम बात करें तो ये पूरा इसी तरह से लावा पठार था, लेकिन नदी ने बहते हुए क्या हुआ कि इसके बीच के भाग को काट दिया, तो एक बड़ा चट्टानी खंड जो है एक अलग ही बच गया। इसके ऊपर लावा की परत बिछी हुई है, ये लावा की परत कठोर है तो इसका संरक्षण करिए नीचे की चट्टानों का, तो ये जो आकृति कहलाती है मेसा। और जब छोटे आकार के ऐसे छोटे टुकड़े या छोटे खंड बचते हैं तो उनको बोलते हैं बूटी या बूटे। ये देखिए आप, ये छोटा आकार का, इस डायग्राम में छोटा आकार का एक टुकड़ा है जो शेष बचा हुआ है, ये बूटे या बूटी कहलाता है। ऊपर के डायग्राम में भी ये दिखाया गया, ये देखिए आप, एक बड़ा चट्टानी या बड़ा भाग जो है, पठार का बड़ा भाग जो है अपरदित होकर उसके बाद शेष बच गया, ये मेसा। और ये ऊपर, इससे ऊपर भी देखिए, ये मेसा पूरा पठार था, पठार कट गया, एक बड़ा भाग बच गया वो मेसा, छोटे भाग बचे जो वो बूटे कहलाते हैं। और इससे भी छोटे जो होते हैं, इससे भी बारीक जो होते हैं, उनको बोलते हैं पिनेकल। तो पिनेकल और ज्यादा छोटे आकार के, यूं मान लीजिए कि एक तरह से सुई के आकार के रूप में वो निकले रहते हैं, तो वो कहलाते हैं पिनेकल्स। तो भारत में छोटा नागपुर पठार के पाट प्रदेश जो इसी प्रकार के ही पठारी भाग हैं, जिनमें की नदियों ने अपर्दन करके उस पठार को काट दिया, तो कई मेसा और बूटे वहां पर निर्मित हो गए हैं। और यदि हम एग्जाम्पल देखें तो छोटा नागपुर, जैसे मैंने आपको बताया, छोटा नागपुर पठार का पाट प्रदेश, यूएसए में मेसा डी माया, राटन मेसा, ग्रांड मेसा, शिप्राक बूटी, ये इसी प्रकार के ही, यानी लावा पठार और लावा मैदान के अपर्दन से निर्मित विभिन्न भू आकृतियां है। नेक्स्ट इसके बाद है क्रेटर एंड कोल्डेरा। तो ये क्रेटर क्या होता है? क्रेटर और कोल्डेरा, ज्वालामुखी का कीपाकार जो मुख होता है उसको कहते हैं क्रेटर। इस चित्र में आप देखिए, ये क्रेटर का एग्जांपल दिया हुआ है, क्रेटर दिखाया गया आपको। ये देखिए, ज्वालामुखी का कीप के आकार का जो मुख है ये क्रेटर कहलाता है। अंदर की ओर इसका ढाल अवतल होता है, बाहर की ओर इसका ढाल देखिए आप उत्तल होता है। तो अंदर की ओर ढाल अवतल और बाहर की ओर उत्तल, तो ये कीप की आकृति का जो मुख है ये कहलाता है क्रेटर। नीचे वाले चित्र में भी आप देखिए इसी प्रकार की एक आकृति बनी हुई है, बाहर की ओर स्लोप और अंदर की ओर स्लोप, यानी कीप का आकार बना है, ये क्रेटर कहलाता है। इसका अंदर की ओर ढाल, जैसे मैंने आपको बताया, अवतल होता है, और ढाल जो होता है वो 25 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक होता है। ढाल डिपेंड करता है ज्वालामुखी शंकु की ऊंचाई पर। तो ज्वालामुखी शंकु का यानी जैसे कि मिश्रित यदि शंकु है, कंपोजिट शंकु है, तो उसका ढाल जो है वो तीव्र होगा, और जबकि हवाईयन शील्ड जो है, यानी बेसिक शंकु है, तो बेसिक शंकु की ऊंचाई कम होती है तो उनका ढाल भी कम होता है। कई बार क्या होता है कि एक बड़े क्रेटर के अंदर कई छोटे क्रेटर एक साथ बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं घोंसलेदार क्रेटर। अगले चित्र में आप इसको देख पाओगे। ये देखिए कि एक क्रेटर के अंदर कई और क्रेटर बन गए। इसमें भी आप देखिए इस डायग्राम में कि एक बड़ा क्रेटर है, इस बड़े क्रेटर में क्या है, और छोटे कई क्रेटर ये बन गए। एक क्रेटर यहाँ बन गया, एक क्रेटर यहाँ बन गया, एक क्रेटर यहाँ बन गया, तो ये कहलाता है घोंसलेदार क्रेटर। जैसे फिलिपाइन का माउंट ताल है, इटली का एटना है, उसमें एक से अधिक क्रेटर हैं। क्रेटर का जो विशाल रूप होता है वो कहलाता है कोल्डेरा। क्रेटर का विशाल रूप कोल्डेरा कहलाता है। यहाँ देखिए आप, ये एक विशाल आकार का क्रेटर है, तो विशाल आकार का क्रेटर कोल्डेरा कहलाता है। जैसे कि यूएसए में क्रेटर लेक कोल्डेरा, ये भी कोल्डेरा का एग्जांपल है। इसी तरह से लेक टोबा, सुमात्रा का कोल्डेरा, ये सुपर कोल्डेरा, यानी वो कोल्डेरा में भी ये बड़े आकार के होते हैं। और जब एक कोल्डेरा में और कई छोटे कोल्डेरा बन जाते हैं तो उसको घोंसलेदार कोल्डेरा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रेटर और कोल्डेरा कीपाकार आकृति के ज्वालामुखी के मुख होते हैं। और कई बार क्या होता है कि इस क्रेटर में जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तो इसमें बारिश का जल भर जाता है, जिससे एक झील बन जाती है, जिसे कहते हैं क्रेटर झील। ये लेक टोबा जो हम बात कर रहे हैं, ये एक झील ही है।
इसी तरह से क्रेटर लेक जो है कोल्डेरा यूएसए में, ये भी एक झील ही है। तो बारिश का जल भरने से झील बन जाती है जो क्रेटर लेक कहलाती है। फिर नेक्स्ट है आंतरिक स्थलाकृतियां। मेग्मा जो है वो पृथ्वी के अंदर से जब ऊपर की ओर प्रवाह होता है तो धरातल के अंदर ये विभिन्न प्रकार के भूआकारों में इसका जमाव हो जाता है, वो कहलाता है आंतरिक स्थलाकृतियां। आप देखिए कौन कौन सी आंतरिक स्थलाकृतियां बनती है। एक तो है बैथोलिथ। बैथोलिथ तो लावा का जब आंतरिक भाग में विशाल आकार के गुंबद नुमा जब जमा होता है तो वो बैथोलिथ कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये बैथोलिथ दी हुई है, विशाल बड़े आकार के ये गुंबद नुमा जमाव को बैथोलिथ कहते हैं। दूसरा होता है लेकोलिथ। तो लेकोलिथ, यहाँ आप देखिए परतदार चट्टानों में जब लावा का गुंबदनुमा जमाव होता है, बैथोलिथ से छोटे होते हैं ये कहलाता है लेकोलिथ। तो परतदार चट्टानों में लावा का गुंबदनुमा जमाव। फिर है फेकोलिथ। फेकोलिथ, लोपोलिथ। लोपोलिथ आप ये देखिए, लोपोलिथ की आकृति दी गई है, लोपोलिथ। फिर है स्टोक। स्टोक क्या होता है कि बैथोलिथ से छोटे आकार के जो भाग हैं वो कहलाते हैं स्टोक। ये देखिए यहाँ पर ये स्टोक दिए, तो बैथोलिथ से ये छोटे आकार के आंतरिक भूआकार होते हैं। डाइक, जब लावा का लंबवत रूप में जमाव होता है, यानी ऐसे खड़े आकार में, यानी वर्टिकल रूप में जब लावा का जमाव होता है तो वो डाइक कहलाता है। और शिल एवं शीट, तो लावा का जब हॉरिजॉन्टल जमाव होता है, ये देखिए आप ये डाइक दी हुई है। और शिल और शीट क्या है, जब हॉरिजॉन्टल लावा का जमाव होता है परतदार चट्टानों में तो वो शिल और शीट कहलाते हैं। आइए देखते हैं हम इन सभी भूआकृतियों के बारे में कि ये कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। पहला है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ क्या होते हैं कि लंबे असमान उभरे अभ्यंतरिक गुंबद होते हैं, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग अत्यधिक गहराई पर मौजूद ये लंबे असमान और उभरे हुए अभ्यंतरिक गुंबद होते हैं। इनका आधार कभी भी दिखाई नहीं देता। हाँ, ऊपर की चट्टानें कट जाने से इनका ऊपरी सतह दिखाई देती है जो कि उबड़ खाबड़ और असमान होती है। इनके किनारे तेज ढाल वाले, तीव्र ढाल वाले होते हैं। किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं इनके। और ये ग्रेनाइट, मुख्य रूप से इनकी रचना जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से होती है। तो ये ग्रेनाइट के गुंबद होते हैं और ग्रेनाइट चट्टानों के सबसे बड़े भंडार भी यही बैथोलिथ ही होते हैं, बैथोलिथ और स्टोक। रांची के पठार में इस प्रकार के बैथोलिथ के एग्जाम्पल मिलते हैं। यही लावा का प्रवाह नीचे से हुआ, मेग्मा नीचे से ऊपर उठा, लेकिन वो धरातल पर प्रकट नहीं हुआ, नीचे ही बड़े आकार के गुंबदनुमा रूप में जमा हो गया, तो वो बैथोलिथ कहलाया। ये देखिए आप, ये बैथोलिथ के एग्जाम्पल हैं। बाद में जब इनकी ऊपरी सतह जो है वो कट जाती है, अपरदित हो जाती है, तो वो इस तरह से फिर दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, ये बैथोलिथ का ही चित्र दिया गया। तो इसमें ये बैथोलिथ गुंबदनुमा जमाव लावा के आप देख रहे हो, ये बैथोलिथ ही कहलाते हैं। यहाँ भी देखिए आप, ये मेग्मा और ये बैथोलिथ का आप जमाव देखिए कि बड़े आकार में गुंबदनुमा आकार में जमाव इनका मिलता है। छोटे आकार में जब जमाव हो तो वो स्टोक कहलाते हैं, बड़े आकार हो तो वो बैथोलिथ कहलाते हैं। दूसरा लेकोलिथ। लेकोलिथ का जमाव जो है वो परतदार शैलों में ही होता है, यानी परतदार शैलों में मेग्मा राख का गुंबद आकार जमाव जो है वो कहलाता है लेकोलिथ, केवल परतदार शैलों में। ये उत्तल ढाल वाले स्थल रूप होते हैं, यानी इनका स्लोप जो है वो उत्तल होता है। इस डायग्राम में आप देखिए, परतदार शैल हैं, ये परत है एक चट्टान की, ये एक परत है, इसके नीचे ये चट्टानों की परतें हैं। लावा का ऊपर की ओर प्रवाह हुआ और ये लावा जो है परतदार चट्टानों की ऊपरी चट्टानों को, ऊपरी परतों को ऊपर उठा दिया और बीच में स्वयं इसमें शीतल होकर ठोस हो गया। तो ये जमाव जो गुंबदनुमा जमाव है परतदार शैलों में, ये कहलाया लेकोलिथ। देखिए नीचे एक चित्र दिया हुआ है जो लेकोलिथ का एग्जाम्पल है, ये परतदार शैलों में ही बनता है। नेक्स्ट है फेकोलिथ। फेकोलिथ क्या होता है कि ये वलित पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां पर वलन की क्रिया होती है, तो वलित पर्वतीय क्षेत्रों में वलन के जो ऊंचे उठे भाग जिनको हम अपनति कहते हैं और जो नीचे धंसे भाग जिनको अभिनति कहते हैं, तो वलन के इन अपनति और अभिनति में जब लावा का जमाव होता है वो कहलाता है फेकोलिथ। वलित पर्वतीय क्षेत्रों में वलन की अपनति और अभिनति में लावा का जमाव, एंटीक्लिनाइन और सिंक्लाइन में जब लावा का जमाव होता है तो वो कहलाता है फेकोलिथ। ये देखिए आप, ये वलन, ये मोड़ हैं, फोल्ड हैं चट्टानों में, ये फोल्ड हैं। इन फोल्ड की ये अपनति, ये ऊंचा उठा भाग है अपनति, इसमें लावा का जमा हो गया। ये नीचा धंसा भाग है, इसमें लावा का जमा हो गया, तो ये कहलाते हैं फैकोलिथ। यहाँ भी देखिए आप, इसमें भी यही दिखाया गया है। और ये नीचे जो चित्र दिया गया इसमें आप देखिए कि ये मोड़, ये वलन है, ये वलन यानी मोड़ है। इस मोड़ के अंदर आप देखिए आपको लावा का जमाव साफ दिखाई दे रहा है, ये लावा का जमाव है, यहाँ भी ये लावा का जमाव है, ये लावा का जमाव है। तो इस तरह से जब ये लावा का जमाव होता है अपनति और अभिनति में तो कहलाता है फैकोलिथ। ये वृत्त पर्वतीय क्षेत्रों में आकृति दिखाई देती है।
नेक्स्ट है लोपोलिथ। धरातलीय सतह के नीचे यानी ऊपरी सरफेस, जो सरफेस के नीचे यदि अवतल ढाल वाली कोई छिछली बेसिन में लावा का जमा होता है, जिस तरह से हमारे धरातल के ऊपर यूं बेसिन मिलती हैं या गड्ढे मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी इस प्रकार के छिछली बेसिन पाई जाती है। तो जब उस छिछली बेसिन में लावा का तस्तरी नुमा जमा होता है, कटोरे के आकार में जमा होता है, तो वो कहलाता है लोपोलिथ। ये इस डायग्राम में आप देखिए कि ये एक बेसिन थी, ये एक बेसिन थी, इसमें लावा का प्रवाह हुआ और लावा जो है इस बेसिन में आकर जमा हो गया। यहाँ भी देखिए ये एक बेसिन थी, इस बेसिन में लावा का इस तरह से ये जमा हो गया छिछली बेसिन के रूप में, ये कहलाता है लोपोलिथ। यहाँ भी देखिए ये लावा का जमाव आप देख पा रहे हो, एक बेसिन नुमा आकार में लावा का जमा हुआ है। तो ये बेसिन नुमा आकार में, ये देखिए आप कि ये बेसिन नुमा आकार में लावा का जमाव कहलाता है लोपोलिथ। नेक्स्ट है डाइक सिल और शीट। तो जब लावा का लंबवत जमा होता है यानी मेग्मा जब ऊपर की ओर उठता है और उसका लंबवत रूप में जमा होता है, तो कहलाता है डाइक। तो डाइक आप इसमें आप देख पा रहे हो, इस डायग्राम में आप देखिए कि ये जो लंबवत जमाव है, ये जो लंबवत जमाव है ये कहलाता है डाइक। तो जब लावा का इस तरह से लंबवत जमाव होता है तो ये कहलाता है डाइक। डाइक बाद में क्या होता है कि ऊपर का ये जो इसका शंकु है ये अपर्दन के कारण कट जाता है और ये लंबवत जमाव जो है धरातल पर प्रकट हो जाता है। जैसे कि आप ये नीचे आप इस चित्र में देख पा रहे हो, ये धरातल के ऊपर प्रकट हो गया, धरातल पर हमें दिखाई देने लगा, तो ये डाइक कहलाता है। तो लावा का लंबवत जमाव डाइक कहलाता है। फिर दूसरा लावा का क्षैतिज जमाव सिल या शीट कहलाता है। इनमें मोटाई का अंतर होता है। जैसे कि ये आप देखिए इसकी मोटाई ज्यादा है तो ये सिल कहलाएगी, और जब मोटाई कम होती है तो वो शीट कहलाती है। यहाँ भी देखिए आप कि ये लावा का जमाव है क्षैतिज अवस्था में, हॉरिजॉन्टल रूप में लावा का जमाव है। तो हॉरिजॉन्टल रूप में जब लावा का जमाव होता है, मोटाई ज्यादा हो उसकी, तो कहलाएगा सिल। और जब उसकी मोटाई कम हो, ये देखिए इसकी मोटाई कम है, तो जहां मोटाई कम होती है तो वो कहलाएगी शीट। तो ज्यादा मोटाई वाले हॉरिजॉन्टल जमाव लावा के सिल कहलाते हैं, और पतले लावा के जमाव जो है वो शीट कहलाते हैं। हमारे जोधपुर की जो पट्टियां हैं वो इसी प्रकार की ही सिल और शीट का ही उदाहरण है, वो लावा के ही जमाव है। नेक्स्ट आता है स्टोक। तो मैंने आपको पहले भी बताया, स्टोक जो है वो बेथोलिथ से छोटे आकार के जो आंतरिक गुंबद है उनको कहते हैं स्टोक। ये आप देखिए एक स्टोक का एग्जांपल है। उसी तरह का असमान, इसकी ऊपरी सतह देखिए आप, असमान है, असमान ऊपरी सतह और गुंबद नुमा जमाव है, तो ये कहलाते हैं स्टोक। नीचे के चित्र में देखिए एक स्टोक का एग्जाम्पल है, ऊपरी सतह इसकी कट गई और उसके बाद में एक स्टोक जो है हमें दिखाया गया है। तो ये ज्वालामुखी और उससे निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां थी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धरती को स्वर्ग बनाएं, हम मिलकर वृक्ष लगाएं, हम वृक्षारोपण कीजिए। ये हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, वरना धरती पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए, अपना अध्ययन जारी रखिए। थैंक यू सो मच।